चलो विंटर क्लास में कक्षा 10 ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है ना, वैकल्पिक प्रश्न। तो ये जो अध्याय है जिसका डिस्कशन होना है वो है अध्याय 3। सबसे ज्यादा पूरे 14 पाठों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यही, आसान भी और सबसे ज्यादा नंबर आने 7 मार्क्स का, जिनमें से 4 नंबर का तो विलोपन विधि आएगी, ये भी तय हो गया है। मतलब विलोपन विधि सबसे इंपॉर्टेंट, 4 नंबर में ना ज्यादा नंबर पे वेटेज रखती है। अब 3 बचे, 3 में से 1 नंबर का तो आना है विकल्प, जो छूटना नहीं चाहिए, धोखे से गलत भी नहीं होना चाहिए। और धोखे से गलती होती है, मेरी हुई थी एक गलती, 97 रह गया मैं, है ना। 2 नंबर पता नहीं कहां कटे। तो 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 4 नंबर का एक सवाल आएगा जो बड़े क्वेश्चनों में रहेगा। 6 नंबर ये हो गए, 1 नंबर का विकल्प आएगा। हमें तैयारी 1 नंबर की 100% नॉलेज के साथ रखना पड़ेगा, तब गलत नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हिल गए तो फिर आप गलत कर देंगे। तो ये तीसरा चैप्टर, वन शॉट 1 चैप्टर की कहानी 1 नंबर के लिए। थर्ड चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण देख लेते हैं कि होता किस तरह का है, मतलब व्यापक रूप देख लेते हैं। व्यापक रूप किसका? 2 चर वाला रैखिक समीकरण का। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यह है इसका व्यापक समीकरण। सी अचर पद है, सी कांस्टेंट है, सी अचर पद है। 2 चर बोला था तो यहां पर एक चर x है और दूसरा चर y है, ठीक बात है। रैखिक बोला था मतलब घात 1 है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई ये बोल दे कि ये जो चर है x और y, इनकी वैल्यू फाइंड करिए, तो मैं ये बता दूं कि अगर किसी भी समीकरण में 2 अज्ञात राशि हैं, 2 अज्ञात राशियां हैं, वो सीरियल वाली राशि नहीं, वैल्यू वाली राशि। अगर 2 अज्ञात राशियां हैं तो हमें कम से कम 2 समीकरण तो चाहिए। ये हमेशा ये नियम है, ये नियम है, कहीं भी लगा लीजिए आप। अगर 2 वैल्यू ज्ञात करनी है तो कम से कम 2 संबंध तो होने चाहिए हमारे पास, तभी ज्ञात होगा। 2 समीकरण चाहिए। अगर 3 वैल्यू निकालनी है तो 3 समीकरण कम से कम चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं आ सकता, हर हाल में नहीं आ सकता है। नहीं तो उनका इसका इस तरह का संबंध होगा कि निकाल आएगा, नहीं तो हो नहीं सकता है। अज्ञात, तो जितने अज्ञात उतने समीकरण हमारे पास होने चाहिए। यहां पर 2 है, 2 अज्ञात है x एंड y, एबीसी अचर पद है, एबीसी अचर पद है। अचर का मतलब है अंक है, गुणांक है, वो अंक है, अचर, एबीसी अचर। तो जो ये व्यापक समीकरण है इसके युगपत समीकरण बनाए जाते हैं, युगपत समीकरण। और उन युगपत समीकरण को हल करने की विधियां हैं। तो युगपत से जो समीकरण बनते हैं वो क्या बनते हैं? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म हैं, ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म हैं। 2 अज्ञात राशि थी इसलिए 2 समीकरण चाहिए ही चाहिए। इसलिए क्वेश्चन में जब भी आएगा इस चैप्टर में 2 समीकरण दिए रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक समीकरण दिया है बोलेगा एक्स वाई के मान ज्ञात, कभी नहीं होगा। तो हमारे पास युग्म समीकरण रहे तो हमें अगर ये बोले 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो आप समझ जाएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यदि युग्म समीकरण बोला है इसका मतलब युग्म की बात कर रहा है। रैखिक समीकरण युग्म,
रैखिक समीकरण युग्म, ये जो लिखे हुए हैं ये रैखिक समीकरण युग्म है। तो हमें अच्छे से क्या पता, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर में पूछ लेता है कि रैखिक समीकरण दो चर वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म लिखिए। अगर युग्म लिख दिया तो दोनों a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लेकिन अगर उसने ये बोला दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए, फिर आपको सिर्फ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लिखना है। यह है दो चर वाला रैखिक समीकरण। स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा उसने, व्यापक रूप पूछा था, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है, हमने उसके सामने लिख दिया। वो खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश। अगर क्वेश्चन में यह पूछा है दो चर वाले रैखिक समीकरण ज्ञात करने की विधियों के नाम लिखिए, तो आपको नाम लिखना है प्रतिस्थापन विधि। अब उसने बोला है दो विधियां लिखी ना है तो तीन नहीं लिखना है, दो ही लिखना है, प्रतिस्थापन विधि और दूसरे पे लिख देना है विलोपन विधि। और कोई तो मेरे अध्ययन में तो पूरी विधियां लिखी है, वज्र गुणनखंड विधि भी लिखी है और अपवर्त विधि भी लिखी है, वैदिक गणित विधि बोलते हैं। वो अब चैप्टर में नहीं है, इसलिए हमें दो विधियां सीखनी होंगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण से व्यापक रूप में आ गए। व्यापक रूप से हमने क्या कर लिया, युग्म समीकरण बना लिया, समीकरण युग्म बन गए। अब इन समीकरण युग्म के कुछ रिलेशंस है, क्योंकि रैखिक जब समीकरण बनते हैं तो इस समीकरण से ग्राफ क्या बनेगा, तो इस समीकरण से ग्राफ जो बनेगा वो सरल रेखा बनेगी। और उन रेखाओं, अब दो रेखाएं बनेंगी, क्योंकि अगर युग्म समीकरण है तो इससे एक रेखा बनेगी और इससे एक रेखा बनेगी। तो हो सकता है पूछ ले दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण क्या होता है, तो एक सरल रेखा होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय, मैं बोल के बोल रहा हूं, अगर कोई लिखना चाहता ना तो बोल के जो बोल रहा हूं वही लिख लेना, ये नहीं कि बोले समझ में नहीं आ रहा तो लिखे क्या। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा होती है। अब सरल रेखा इस तरह से खींची है कि इस तरह से खींची कि सीधी खींची है कि ऐसे खींची, हमसे मतलब नहीं है। वो परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है कि इस बारी आड़ी ऐसी आड़ी, लेकिन रहेगी सरल, ये नहीं कि ऐसे जाके फिर ऐसे हो गई। रेखा सरल का मतलब होता है सीधी, बस। अब वो कैसे खींची है हमको क्या पता ना, ठीक बात है। तो एक पॉइंट हमने ये बताया कि व्यापक रूप पूछा, एक इंपॉर्टेंट, युगपथ पूछा, दूसरा इंपॉर्टेंट, खालिस्तान सही जोड़ी में कहीं भी पूछ सकता है, आप कर सकते हैं। विधियां पूछा है, ये इंपॉर्टेंट कि दो विधियां लिखो बताइए। तीसरा बिंदु, तीसरा हो गया। चौथे में पूछा है दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफीय निरूपण खालिस्तान होता है, एक सरल रेखा होती है। या फिर ये बोल देगा कि निम्न में से सरल रेखा किसका ग्राफ बनता है, तो बोलना पड़ेगा दो चर अगर वहां ऑप्शन में है तो फिर बताना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण सरल रेखा बनती है। तो मतलब चाहे वो किसी से पूछे, सरल रेखा दे दे तो रैखिक समीकरण से बनता है, रैखिक समीकरण दे दे तो सरल रेखा का बनता है। इस तरह से हमें वहां पर ऑब्जेक्टिव के केस सॉल्व करने पड़े। यहां से मोस्टली केसेस में नहीं आएगा, लेकिन अब जो लिखना है मुझे, वहां से 100% एक ऑब्जेक्टिव आना तय है, और एक ही पूछना है उसको, तो मैं अच्छे समझा दे रहा हूं, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, जिसको लिखना है वो अपना लिख लिया करे। 4 बार सुनो, 4 दिन सुनो, सब याद हो जाना है, ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो हमारे पास युगपथ जो समीकरण है x1 a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, समीकरण 1, समीकरण 2। तो हमारे पास संबंध है कि कब क्या हो जाएगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगी। हमारे पास पहला संबंध आता है जब रेखाओं का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब
केवल एक हल, केवल एक हल। वहां लिख सकता है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो कितने हल आते हैं, तो केवल एक हल। इसका मतलब यह है कि जब अद्वितीय हल होता है तो रेखाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। कौन सी? ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। और प्रतिच्छेदी होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, तो कंडीशन कैसी होगी? इस तरह से मैंने संजय अध्ययन में बाकायदा डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है। अब यहां साफ साफ दिख रहा है रेखा इस बिंदु पर टच कर रही है, और कितनी बार टच कर रही है? एक बार। एक बार टच हुआ है तो एक बार लड़ाई होगी, ठीक है ना, और एक बार लड़ाई होगी तो एक हल आएगा। एक बार टच हो गया है तो एक बार लड़ाई होगी, और एक बार लड़ाई होगी तो एक हल आएगा। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक बार, एक ही, उससे उसके समान दूसरा नहीं है, और केवल एक हल होगा जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। पहली कंडीशन ये क्लियर। लेकिन इसके गुणांकों में क्या रिलेशन हो रहा है? तो गुणांकों में रिलेशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2। इसी को तुम सही कर देना और तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। कहे कि इसका रिलेशन होता है, बराबर नहीं। हर हाल में बोले कि सर तीसरे का C1 का क्या है? मैं नहीं जानता C1 का क्या है, मुझे C1 से लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना यह है कि पहले मैं ये चेक करूंगा a1/a2 बटे कर लिया, यहां के गुणांक उठाए नहीं है तो एक मानिए, गुणांक उठाया बटे कर लिया, b1 b2 को गुणांक उठाया बटे कर लिया, किसके गुणांक? y के गुणांक, और a1 a2 x के गुणांक बटे किया। अगर मुझे यह पता चला कि जो परिमेय संख्या यहां बनी है और जो ये परिमेय संख्या यहां से बनी है दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो प्रश्न क्वेश्चन बनेगा वहां कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो संबंध सत्य है। वहां लिखा रहेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/c1, या a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इतना कंफ्यूजन उठेगा वहां, कहे कि वहां लोड रहता है पेपर का, तो वहां बहुत अच्छे से इत्मीनान से देख लेना है, x के गुणांकों का बटे करो, y गुणांकों को बटे करो, जो भी आ गया है उसके बाद संबंध देख लीजिए। संबंध में यह कहता है समीकरण, क्या पता समीकरण न बदल दे वो, अभी उसको लाऊंगा मैं, उसको बचा के रखा हूं। तो अगर आपने देखा है कि समीकरण उसने a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखा है, और x के साथ a1 है, y के साथ b1 है और c1 है, तो मतलब जो आप पढ़ के गए हैं वही आया है। लेकिन अगर वहां थोड़ा झटका दे दिया c1x a1y प्लस b1 इक्वल टू 0, तो ये सीबीएसई के कॉन्सेप्ट में चला गया है, और थोड़ा सा होशियारी दिखा करके करना पड़ेगा। और दिखाना होशियारी ये है c1/c2 नॉट इक्वल टू a1/a2। ये तो हमने कभी पढ़े नहीं, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट आता है कि हमें क्या कॉन्सेप्ट रखना है, x के गुणांक और y के गुणांक का बटे, और नॉट इक्वल टू है तब प्रतिच्छेदी होंगी। तो इसका मतलब है कि आंसर ये वाला सही होना चाहिए इस समीकरण के हिसाब से, ठीक है, इस समीकरण के हिसाब से ये वाला सही होना चाहिए। तो इस तरह से हमें वहां किस तरह गुमराह किया जाएगा ये आपके सामने है। वो एक क्वेश्चन ऐसा बनाएगा आपका ये 100 नंबर छोड़ने के लिए, 99 पढ़ोगे आपकी पूरी मेहनत खत्म। एक क्वेश्चन कैसा बनाएगा कि जो आपसे न बनेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, किताब पूछ लिया कि इस साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने क्या किताब लिखी है, लो किताबें नहीं याद है, इसलिए मैंने सद्य अध्ययन में हर चीज निकाली। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस तरह समीकरण मिला है तो x के गुणांक और y के गुणांक और दोनों का नॉट इक्वल, प्रतिच्छेदी के लिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, संबंध यहां बता दिया, इसके लिए लगभग पर्याप्त, इस संबंध में ये पर्याप्त है। देख लेते हैं अध्ययन में और कुछ एक्स्ट्रा मैंने अगर लिखाया हो तो देख लेंगे। केवल एक हल है, ठीक है,
दूसरा ला रहा हूं मैं इसी में। जब दो रेखाओं के अनंततः अनेक हल हैं, इसका मतलब है बहुत सारे हल हैं, बहुत सारे हल या फिर अनेक हल, अनेक हल। तो रेखाएं खाली स्थान होंगी। आप ये दिमाग में रख लीजिए, जब एक बार टच हुआ था तो एक हल आया था। इसका मतलब है जब बहुत सारे हल आएंगे तो कई बार टच करेगी। टच कर रही है दो रेखाएं। सर रेखाएं क्या हो गई हैं? रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं जब संपाती होंगी, देखो ना, यहां भी टच है, यहां भी टच है, यहां भी टच है, टच है, टच है, टच है, एक के ऊपर एक है। यह है संपाती। यह है संपाती की कंडीशन कि जब रेखाएं संपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंततः अनेक हल होते हैं। क्लियर है ना? जो एक दूसरे को हर एक बिंदु पर टच करती हैं। तो इसे बोला जाता है कि ये जो समीकरण दिए हैं संगत है। तो पूछ लेगा क्या दिए गए समीकरण संगत हैं? यदि वो अनंत अनेक हल की कंडीशन को वेरीफाई कर दे, संपाती कर दे, तो फिर संगत समीकरण होंगे। और संगत समीकरण के लिए हमें चेक करना पड़ता है ये आपस में बराबर होते हैं और ये भी आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि अगर तुमने कहा सर अगर ये तो बराबर है, ये नहीं है, अरे मैं पहले कह रहा हूं नहीं होता तो अद्वितीय ना हो जाता। अब दूसरे नंबर पे मैं लाया कि दूसरे नंबर पे मैं ये लाया कि अगर मान लो पहले तुमने चेक किया और पहले दोनों बराबर हो गए तो अगला चेक करिए, बी को सी से चेक करिए। अब बी को सी से तुमने चेक किया और वो भी बराबर हो गए, तो आप समझ गए रेखाएं क्या हैं? संपाती हैं। रेखाएं संपाती हैं, ओवरलैप हो गई हैं। ओवरलैपिंग की कंडीशन है ये। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक रख जाना। ठीक है ना? हाँ, तो रेखाएं संपाती एल और एम। दो रेखाएं इसमें दी गया, अगर मैं इसको एल नाम दे दूं, इसको एम नाम दे दूं, तो दो रेखाएं हमने बता दिया है। संपाती की कंडीशन है कि वो सब बराबर होते हैं। तो आप याद कैसे रखें, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। एक तो कंफ्यूजन यहां से क्लियर हो रहा है कि अगर प्रतिच्छेदी है तो पहले बराबर नहीं रहेगा। दूसरा मैंने ये बताया है अनंता अनेक हल के लिए कि बहुत सारे हल तभी होंगे जब एक के ऊपर एक लाइन टच होगी। तुमको ये नहीं लगता है कि अगर एक के ऊपर एक लाइन आ गई है तो दोनों के मान समान होंगे? जो पहले वाली रेखा का समीकरण होगा वही दूसरी रेखा का समीकरण होगा, तभी तो उसके ऊपर जाएगा। इसका मतलब है ये सब बराबर होंगे। तो संपाती का मतलब है कि चाहे पहला समीकरण देखो चाहे दूसरा, दोनों सेम दिखेंगे। और यदि दोनों सेम दिखेंगे तो सब बराबर। तो ये वाला तो हमेशा क्लियर होना चाहिए कि संपाती है मतलब सब बराबर, कहीं ना इक्वल लगेगा ना नॉट इक्वल लगेगा, सब इक्वल रहेंगे। तो अगर ये हो गया है तो जौन बचा है वही तीसरा, जौन बचा है वही तीसरा। क्योंकि पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था कि पहला वाला बोले सर पहला वाला भी बराबर नहीं है, दूसरा हमको दूसरा चेक नहीं करना। अगर पहला बराबर बराबर नहीं है तो तीसरे से कोई मतलब नहीं है, हम यही निपटा लेंगे। क्यों? अरे ये अंक है भाई, हमें तो वेरिएबल के रिलेशन देखना है। जब वेरिएबल वाले बराबर हो जाए तो फिर कांस्टेंट चेक करिए, कांस्टेंट क्या कर रहा है, बस इतने में खेल हो जाना है। इतने तो मास्टर नहीं समझा मैं क्या, इतने समझा दें तो याद है ना रहा है अब। हाँ,
काहे कि मैं नहीं जानू, कह नहीं समझा ये लिख गया ना, ये हो गया। टेंशन में रहो लेकिन अच्छे से रहो। तो अनंत अनेक हल, बहुत सारे हल, बहुत सारे हल तब आएंगे जब एक जगह नहीं बहुत सारे जगह टच करेगी। बहुत सारी जगह टच करेगी मतलब एक के ऊपर एक रहेगी, और एक के ऊपर एक है तो मतलब रेखाएं संपाती हैं, एक के ऊपर एक चलेगी, ओवरलैप होगी। क्लियर है? ये कुछ लिखना है क्या? नहीं, सब लिखा है। मुझे तो लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है। नहीं छोड़ा ना? चलते हैं आगे, तीसरे नंबर पे आ गए। जब रेखाओं के कोई हल नहीं है, भाई एक हल आ गया, पूरे हल हो गए, कोई ना बचेगा। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अभी तक फोन में आया। जब रेखाओं के कोई हल नहीं है, और जब रेखाओं के कोई हल नहीं है तो तुमको लग नहीं रहा कि रेखाएं क्या होंगी? टच ना होंगी, टच ना होंगी। और टच ना होंगी तो वो कोई बोले सर टच ना होंगी तो इस तरह होंगी। अरे तुमको लग नहीं रहता कि एक दिन आएंगी तो इसे मिलके कट जाएंगी? कभी टच ना हो तो वो तो रेल की पटरी आए या फिर सीढ़ी के नसेनी आए, ये कभी टच नहीं हो। किनारे, इनके जो सीढ़ी के किनारे रहते हैं ये कभी टच नहीं होते, और रेल की पटरी ये कभी टच नहीं होती है किनारे। इसका मतलब ये है ये तो समांतर होती हैं, इक्वी डिस्टेंस पर रहती हैं। इसका मतलब ये है कि रेखाएं जो रहेंगी वो रहेंगी क्या? समांतर। तो वहां क्वेश्चन साफ पूछेगा कि जब रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण के हल होंगे। एक भी नहीं, कोई हल नहीं। रेखाएं समांतर हैं तो क्या समीकरण संगत हैं? नहीं, असंगत, क्योंकि हमारा हल आया ही नहीं, तो हमें असंगत बोलना पड़े। रेखाएं समांतर हैं तो उनका संबंध क्या होगा? संबंध ये होगा कि यहां बराबर तो रहेगा ही, यहां ना रहेगा। दिस वन। इतना अगर गेम हो गया तो खेल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बराबर हो गया ना तो ये वाली लाइन उठ करके इसी के ऊपर रख जाएगी है? हाँ, ये वाली लाइन इसके ऊपर उठ के रख जाएगी और पैरेलल संपाती कर देगी। तो रेखाएं समांतर हैं। जब कोई हल नहीं तो रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं तो उसके गुणांकों का संबंध और रेखाओं का दोनों का चित्र यहां। क्लियर है? जब रेखाओं के कोई हल नहीं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। लेकिन अगर रेखाओं के मान अनंतता अनेक हल हैं तो रेखाएं ओवरलैप कर गई हैं। लेकिन अगर एक हल है तो रेखाएं प्रतिच्छेद हो गई हैं। ये इतना इस तरह से मतलब रटा होना चाहिए कि जब कोई पूछे ना, आ या कैद पूछना, मैं तुम्हें पढ़ाई देता, टेस्ट ना करो हमारा, सीधी सी बात है। क्लियर ना? असंगत, कोई हल नहीं, समांतर, ये संबंध एकदम याद होना चाहिए अच्छे से। निम्न में से जहां यहां इक्वल नॉट इक्वल हो जाए तो समझ जाना कि प्रतिच्छेद हो गया। दुनियादारी से मतलब है नहीं, कहां क्या हो रहा है उससे मतलब है नहीं है। वो गया तेल लेने, ठीक है ना? तो मैं एक आध क्वेश्चन पूछ लूं। a1x b1y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको बताना है कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो संबंध क्या होगा? b1/b2, ये तो ठीक रहा। तो आप ये बता दीजिए 3x माइनस 4y बराबर 16 है और 6x माइनस 8y प्लस y बराबर माइनस 28 है। ये रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी या फिर समांतर होंगी?
उठाइए पेन कापी और बताइए मेरे को, नहीं तो डायरेक्ट देख के बताइए। संपाती, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे? कौन कट जाते हैं? कौन बराबर है? आप भी करिए वीडियो देखे वालों। ये लड़का कह रहा है कि समांतर हो, तुम लोग जब निकाले हो मैं नहीं जानता, कह कि वीडियो रिकॉर्डेड रहता है। लाइव होता तो मैं ठोकता, अगर लाइव होता तो मैं ठोकता। देखिए, A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है दोनों के बीच में। मैं ये तो कर सकता हूं ना कि बटे सबका निकाल लूं, सही बात है। 3/6 माइनस 4/8, ये तो गेम हो रहा है यहां। 16 अपान माइनस 28, 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 यहां से आया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस 1/2 आया। ये बराबर नहीं है ना? भाई ये ऋण का 1/2 है, ये धन का 1/2 है, कहां बराबर? नहीं है बराबर। ये वाला चेक करने से कोई मतलब है नहीं है। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, माइनस 4/7, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये तो प्रतिच्छेदी होंगी, है? हाँ, ये तो प्रतिच्छेदी होंगी और इनका केवल एक हल होगा, एक हल होगा। इस तरह से हमें वहां बहुत सोच विचार करके हर चीज देख करके, सर बोथ आर पॉजिटिव देन इक्वल टू, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू। नंबर सेम होने से नहीं होता है, उनकी प्लेस वैल्यू भी देखना है। क्लियर ना? हाँ, वहां प्लस माइनस में अगर गलती हो गई तो आप मतलब थक के हार जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है। जब जब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? ओवर हो जाता है। जब ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है तो सवाल जल्दी गलत होते हैं। मैं रहता था ओवर कॉन्फिडेंस में, पता कहे इतनी बार पढ़ा था और 10 बार पढ़ाया था किताब का, किताब अभी देख लोगे ना तो कहोगे कि किताब का करा क्या गया है, लाल है लाल, पेंसिल पेंसिल गोदी, एक एक पन्ना खा लेते थे ना मुरिया के। अरे 10-20 लड़कों को पढ़ाना मेरे लिए वो था, खेल रहा कि किसी के घर में जाके पढ़ा रहा हूं। तो मैं रहता था ओवर कॉन्फिडेंस में, है ना? ओवर कॉन्फिडेंस में नंबर कम होते हैं। कहां 100 में 100 पाया? नहीं पाया। 97 इज द नंबर, है ना? तो आप ध्यान रखे रहिए कि वहां पेपर पूरा बनते रहे तो खुश नहीं होना, और पेपर अगर ना बने तो दुख भी नहीं होना, कहना चल चलने दे, जितने बनते पहले निपटाता हूं, फिर सोच सोच के करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। छोड़ के कोई भी प्रश्न नहीं आना, एनी सब्जेक्ट, नॉट क्वेश्चन इज लेफ्ट, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, लेकिन लिखिए उससे रिलेटेड, लेकिन लिख के आइए। क्लियर है ना? कैसे बनाना वहां? पहले आप बटे बटे सबके कर लीजिए, अभी बीच में कुछ नहीं लगाना, फिर उनकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए आप कौन हो, 1/2 हो धन के, ये 1/2 है ऋण के, नहीं है बराबर। सर आप 0.5 और कहा -0.5, एक जीरो को इधर एक जीरो को उधर है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। क्लियर ना? हाँ, इनका कॉन्फिडेंस सर आंखों पर होना चाहिए। तो ये संबंध है अध्याय 3 के, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे। अगर वहां सही हो गया तो आज की क्लास सफल। एक नंबर छीनना है अपने को, एक नंबर छीन करके निपटा देना है, एक नंबर छीन करके निपटा देना। इसमें और कुछ बचा है क्या? जहां तक है कि अपन लोगों ने युगपत समीकरण बना लिए हैं,
प्रतिच्छेदी की दोनों कंडीशनें हो, दोनों चित्र हो गए, मतलब कि प्रतिच्छेद करने का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। समांतर का बता दिया गया है कि समांतर में क्या होता है, लास्ट वाला नॉट इक्वल टू। और संपाती संगत के लिए मैंने ये बताया परिमित रूप से अनेभल होते हैं और संपाती है, इसका मतलब सब बराबर, सभी को समान दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हल करने की विधियां मैंने बताई थी। मान लो पेपर वाले का मूड खराब हो गया और उसने लास्ट के 4 नंबर वाले में यह कह दिया कि इसे प्रतिस्थापन से हल करिए, लिख के देता है विलोपन विधि, लेकिन उसने कह दिया हल करिए, तो आप फ्री हैं, आप कोई भी लगाइए, लेकिन उसने कह दिया प्रतिस्थापन से ही हल करिए, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे 70%। 70% परसेंटाइल है कि आप गलत कर देंगे, या गलत नहीं करेंगे तो थोड़ा सा फंस जाएंगे। फंस कैसे जाएंगे, अगर बिना दिमाग के चलेंगे तब फंस जाएंगे। तो मैं एक आध सवाल उठाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से वहां मूर्खता की जाएगी अपने तरफ से, कि प्रतिस्थापन सवाल को हम किस तरह से गलत करेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन 3x + 2y = 14 - x + 4y = 7। अब सबको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि पहले समीकरण या दूसरे समीकरण से x या y का मान निकाला जाता है, चाहे पहले से निकाल लो चाहे दूसरे से निकाल लो। फिर क्या किया जाता है, अगर आपने पहले से x को निकाला तो दूसरे समीकरण में जाकर के x की जगह मान रख दीजिए और वहां से लाइए y का मान। जब y का मान आएगा तो जो आपने मान निकाला था x का, उसमें जाकर के y रख दीजिए तो x आ जाएगा, और यही है प्रतिस्थापन विधि। लेकिन होशो हवास में करना पड़ता है, जैसे कि वो मूर्ख लोग होंगे जो इसे उठाएंगे। मैं होता तो मैं इसे उठाता, क्यों उठाता इसे, मैं फिक्स हो गया है, मैं देखते ही फिक्स कर लिया था कि मैं इसी को उठाऊंगा, क्योंकि इसमें बटे नहीं बनेगा। जैसे ही मैंने यहां से x का मान निकाला तो 7 - 4y, और यहां से x का मान आ जाएगा, ऋण इधर चला जाएगा तो 4y - 7। कोई बटे नहीं। लेकिन बैठे थे हमारे सिकंदर, उनके दिमाग नहीं चल रहा था, वो रटे थे कि हमार गुरुजी सिखाए नहीं कि पहले बार से मान निकाल के दूसरे में रखने, रटे हैं, याद है सबका। तो निकाले मान 3x = 14 - 2y, x बराबर 14 - 2y बटे 3 होगी परिमेय संख्या में। अब करत रहा गुड़ा यहां वहां, तो वहां होशो हवास में। अच्छा कोई और तरीका बता दो, नहीं नहीं सर मुझे यही करना, तो मैं भी इसमें करता, तो मैं यहां एक्स करना निकालता, मैं वाई निकालता। क्यों वाई निकालता भाई, मुझे पता था कि वाई की जगह सम संख्या है, और दो सम संख्या दो जब बटे में जाएगी इसके ना, तो इस 4 से कट जाएगा, तो भी वाले को भरना, मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा हमें। रहेगा मूड रहेगा पहुंच गए। ठीक है ना, तो हमें समझ में आ रहा है कि जब हम चूज करें तो बहुत अच्छे से दिमाग लगा के चूज करें। ठीक, मैं सोच ही रहा था कि किसी का फोन ना है, लेकिन वो कट ही गया। चलिए, वो दोबारा ना लगा दे। हाँ, तो मैं यहां से y का मान निकालता, तो जब y का मान निकालता तो 3x उधर जाता
और बटे का 2 हो जाता। और जैसे ही जब मैं यहां रिप्लेस करता तो ये वाला 2 इस 4 को काट करके अपना निकल लेता, तो फिर भी रिलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप प्रतिस्थापन लगाएं तो होशो हवास में लगाएं, उनके गुणांकों को देख लें अच्छे से, कौन किससे कटने वाला है, और फिर पहनाएं, तो ताकि आपको क्या लगे, सरल लगे, ताकि गलत कम हो, मिस्टेक कम हो, नेगेटिव पॉजिटिव में काटने में। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व किया जाता है। मैं सॉल्व करके दिखा दूं क्या, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या मान आता है, फिर इसी समीकरण को विलोपन से भी कर लेंगे क्या, और देख लेंगे कि दोनों के मान समान आते हैं कि नहीं। तो मैं समीकरण 2 से x का मान निकालूंगा। समीकरण 2 से x का मान निकालने पर -x बराबर हो जाएगा 7 - 4y, और x बराबर हो जाएगा 4y - 7। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान बाकी अच्छे सिखाएंगे वहां रिवीजन में, मैं तो इससे ताम झाम करके x की वैल्यू रखनी है 4y - 7 प्लस 2y बराबर 14। 3 चौक 12y और 3 सते 21, 2y बराबर 14। 12y 2 मिला के 14y, 21 उधर चला जाएगा, 14 प्लस 21, 4 1 5 2 1 3 35, y बराबर आ जाएगा 35 बटे 14। 7 से काट दे, 7 बना 35, 7 दूनी 14, 5 बटे 2 इज द आंसर। देखते हैं, चेक कर लेते हैं, मिला लेते हैं ना, शायद एग्जाम्पल का सवाल था ना। यस, 5 बटे 2 y का मान आता है। y का मान आया 5 बटे 2, यहां रख दीजिए तो ये भी खेल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 4y, और y की जगह 5 बटे 2। लो ये भी स्टार्ट फॉरवर्ड आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, x का मान 3 आ रहा है, x का मान 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि करना होता है। ये तो हो गई प्रतिस्थापन। लेकिन इसके साथ दूसरी बहन है विलोपन। तो मैं बता दूं कि ये विलोपन विधि बड़ी शातिर है, ये कहीं भी लग जाती है। दो अननोन, दो अज्ञात राशियों को निकालने में सबसे अहम भूमिका निभाती है विलोपन विधि। चाहे वो उम्र के सवाल हो, चाहे रेलगाड़ी के हो, चाहे वो नाव के हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी कंपटीशन में हो, सबसे ज्यादा विलोपन विधि लगती है। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इंग्लिश, सबसे बेस्ट मेथड दो अननोन को निकालने के लिए। x = 3 और y = 5/2 आया था। विलोपन सॉल्व करना है, तो विलोपन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? विलोपन का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर आप x या y का मान निकालना चाहते हैं तो जिस चर को विलोप करना है उसके गुणांक समान होने चाहिए। अगर यहां 5 है तो यहां भी 5 रहे, यह होती है विलोपन विधि। या फिर y को विलोप करना है तो आपके y के गुणांक समान होने चाहिए, चिन्ह सहित हो चाहे चिन्ह ना हो, दिमाग लगा के करना पड़ेगा ताकि जोड़े या घटाएं तो काम हो जाए। 3x + 2y = 14 -x + 4y = 7। तो मुझे x विलोप करना है, तो मैं ये समझ गया कि यहां पास माइनस का 1 लिखा हुआ है और यहां 3 लिखा हुआ है, तो x का गुणांक 3 से पूरा गुणा कर देंगे और -1 का गुणांक ऊपर में पूरे से गुणा कर देंगे। मैं नहीं भी करता माइनस का, लेकिन कर देते हैं, लोगों को रटा है यही तो यही कर देते हैं। मैं ना भी करके काम चला लेता। 3 के नीचे गुणा करेंगे, 3x, 4 × 3 = 12y और 3 × 7 = 21। अगर यहां चिन्ह माइनस का है और पहले समीकरण में दूसरे समीकरण घटाना होता है विलोपन में, तो पहले से दूसरे घटाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। माइनस का 3x प्लस का 3x, माइनस माइनस 14, माइनस का 14y हो जाएगा, और ये जुड़ जाएंगे 4 1 5 2 1 3, माइनस का 35, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 35 बटे वही बन रहा, वहां भी बन रहा था ना। 5 7 35, 5 दूने 7 × 35 और 7 दूने 14, 5/2 आया। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में
मान x y बराबर 5/2 रखने पर 2 रख दिया तो -x प्लस 4y बराबर 7 था। किसका मान? y का मान। x मान निकालना है, सॉरी 4 गुणे 5/2 बराबर 7, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, वहां चला जाएगा। -x बराबर हो जाएगा 7 - 10, -3 यहां से आ जाएगा और माइनस का x यहां था, दोनों के ऋण कट जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 3। यही आ रहा है जो निकाला गया था। तो इस तरह से विलोपन विधि हमें आनी चाहिए, नहीं आती है रिवीजन क्लास में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल लगभग लगभग यहां से आपको मिल ही जाएगा, संबंध आ जाए, चाहे उसका रैखिक समीकरण आ जाए या बहुपद लिखने को आ जाए या व्यापक समीकरण लिखने को आ जाए, जो भी आएगा बता देना अच्छे से, जो भी आएगा बता देना अच्छे से। ग्राफिक निरूपण आ जाए चाहे जो भी, मुझे नहीं पता है, लिख दिया है मैंने सब निकाल करके। पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनमें विकल्प भी देख सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं आ गया था जो हम हमारे समझ से बाहर हो, तो देख लेते हैं उनके। 2022 से पेपर पड़ा है तो 2022 से पेपर अपन एक एक नंबर के तो आना है, तो देख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ था और बोला था कि कौन सा हल होगा, इस तरह का तो हमने करा दिया है। 2022 में आया था x + 2y + 5। सवाल ही देख लेते हैं। हाँ बोल दीजिए। 2022 का ऑब्जेक्टिव तीसरा है। अब बोला है कि कौन सा हल होगा। अद्वितीय है, कोई हल नहीं, अनंत अनेक हल है, 2 हल है 2022 में। पेज नंबर 115। x + 2y, हाँ -3x -6y = 0। ठीक है, मैंने कहा कि 1 आ गया बटे -3 हो गया, 2 हो गया, -6 हो गया और c यही है, 5 हो गया और 1 हो गया, बटे कर लिया। एक यहां तो कुछ कम 2 3 6 साफ दिख रहा है, -1/3 और -1/3 दोनों बराबर हो गए हैं, तो अगला चेक करना पड़ जाएगा। अगला चेक करते हैं। जैसे यहां गए, यहां 5/1 लिखा है, नॉट इक्वल टू। अरे ये कौन सी कंडीशन है? ये समांतर है सर, ये समांतर है, इसके कोई हल नहीं, इसका साथी कोई नहीं है। टेंशन में रहा होगा, इसका कोई हल नहीं है। तो इसका कोई हल नहीं तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाता है। पीछे चेक कर लेते ना, ऑब्जेक्टिव के आंसर दे दिया था ना मैं। कोई हल नहीं है ना, दूसरे का बी नंबर है। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, अगले 2023 वाले पेपर में, बाकी और कहीं ना होगा। 2023 में A1 A2 B अद्वितीय हल की कंडीशन पूछा था। ये तो अद्वितीय हल की कंडीशन तो लिख देंगे ना, हमको तो पता है ना, A1/A2 B1/B2 है, और देख लेंगे कहां है, दूसरे नंबर पे है शायद, है हाँ, बस तो पहना देंगे, चले आएंगे खुश होकर के। अगला देख लेते हैं, 24 में आया था, अनूप भैया के पेपर में देख लेते हैं क्या आया था। इनको तो रगड़ रगड़ के पढ़ाया था, यहां भी वही दे दिया था, आश्रित तो संगत बोल दिया था।